हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था और माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी और इसने भारतीय माध्यमिक शिक्षा के दोषों के बारे में अपने क्या विचार रखे थे, क्या क्या दोष इसने बताए थे, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था। 1948 में हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने केंद्रीय शिक्षा परामर्श समिति के ये हेड थे और केंद्रीय शिक्षा परामर्श समिति ने भारत सरकार को सलाह दी थी कि भारत में जो माध्यमिक शिक्षा है उसका ब्यौरा किया जाए, उसको देखा जाए कि अब उसकी क्या स्थिति है, क्या उसमें सुधार करना है। 1948 में इन्होंने अपने सुझाव दिए थे। उसके बाद 1951 में फिर इसका जोरदार से एक बार फिर इसको रिकॉल किया गया था और 1952 में सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया था और इस आयोग के जो चेयरमैन थे वो मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे श्री लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, और इन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम मुदालियर आयोग भी पड़ा है। और इसके अलावा इसमें टोटल 8 मेंबर और थे, तो 1+8 मुदालियर आयोग के अंदर टोटल 9 मेंबर थे। इन्होंने पूरे भारत में जगह जगह पर भ्रमण किया था और वहाँ पर घूम के ये देखा था कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी क्या स्थिति है। तो चलिए अब हम लोग जो मुदालियर आयोग के उद्देश्य एवं लक्ष्य थे उनके बारे में बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यापक उद्देश्य बताए, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन इस प्रकार है। तो इसमें पहली हेडिंग है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। इन्होंने ये बताया था कि लोगों के अंदर या बच्चों के अंदर लोकतांत्रिक जो नागरिकता है उसका विकास करना है ताकि वे लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभा सके, एक सही प्रतिनिधि का चयन कर सके। यदि बच्चों के अंदर सोच समझ होगी, तर्क शक्ति होगी, तो वे एक अच्छे लीडर का चुनाव कर सकते हैं। आगे भविष्य में जाकर जो है एक अच्छे नागरिक वे बन सकते हैं, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। लोकतंत्र की सफलता उन व्यक्तियों पर निर्भर करती है जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक होकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं। अब जो लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित होंगे, जिन्हें पता होगा अपने अधिकारों का, वे क्या करेंगे, अपने अधिकारों का सही तरीके से निर्वाह करेंगे। जो उनके उत्तरदायित्व है कि भाई सही लीडर का चुनाव करना है, तो जब लोग जागरूक होंगे तभी वे एक अच्छे लीडर का चुनाव कर सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों के अंदर सही गलत की सोच पैदा करना है कि लोग सही और गलत का लोगों को पता लग सके कि ये बात सही है या ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। प्रजातांत्रिक समाज में नागरिकता एक चुनौती होती है जिसका व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण आवश्यक है। तो प्रजातंत्र के समाज में जो लोग होते हैं उनको प्रशिक्षण देना आवश्यक है ताकि वे सही गलत का चुनाव कर सके। बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक गुणों का प्रजातांत्रिक समाज में सर्वाधिक महत्व होता है। इसको शिक्षा के द्वारा विकसित किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने योग्य और इनका समाधान ढूंढने योग्य हो जाता है। तो देखिए, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक जो ये गुण होते हैं इनका प्रजातंत्र में काफ़ी महत्व होता है और शिक्षा के द्वारा हम लोगों के अंदर इन गुणों का विकास कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं स्पष्ट सोच। शिक्षा व्यक्ति की योग्यता, सोच
तथा व्यक्तित्व के गुणों का विकास करती है। शिक्षा व्यक्ति को सत्य और असत्य के बारे में जानने में सहायता प्रदान करती है। संकीर्णता, पक्षपात का विरोध करने के समर्थ को बनाती है। तो देखिए, यदि लोग शिक्षित होंगे तो उनकी जो सोच होगी वो बिल्कुल क्लियर होगी। उनके अंदर जो योग्यता है, सोच है, व्यक्तित्व के जो गुण हैं उनका विकास हो जाएगा, उनको सही गलत का पता चल जाएगा। फिर आगे है बोलने व लिखने में स्पष्टता। व्यक्ति बातचीत के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करके दूसरों को प्रभावित करता है। इसके द्वारा प्रजातांत्रिक ढांचे का विकास होता है। अब यदि लोग पढ़े लिखे होंगे तो वे बोल भी सकते हैं और लिखकर भी अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकते हैं। अपने विचारों को वे दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। आगे है समाज के साथ रहने की कला। अब यदि लोग एजुकेटेड होंगे या अब बच्चे जो हैं, मतलब उस टाइम पर बच्चे एजुकेट होंगे तो आगे चलकर वे क्या करेंगे, समाज के साथ जो है एडजस्टमेंट कर लेंगे अच्छी तरह से। मान सम्मान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रमुख स्थान रखता है। सभी अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं समाज के अंदर। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि दूसरे जो है उसका सम्मान करे या दूसरों से उसको सम्मान मिले। इसीलिए यह आवश्यक है कि दूसरों के साथ जो मेलजोल है वो बढ़ाया जाए, उनके प्रति सम्मान की भावना प्रकट की जाए। इसके द्वारा समूह में काम करने की आदत का विकास होता है। यदि मिलजुल कर रहेंगे तो हम समूह में भी काम करेंगे, जिससे अनुशासन की भावना विकसित होती है। समाज में उचित वातावरण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक न्याय स्थापित किया जाए। यह उस समय ही स्थापित किया जा सकता है जब सामाजिक बुराइयों और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाए। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या मुख्य भूमिका निभाती है। तो यदि लोग शिक्षित होंगे तो समाज में मेलजोल बढ़ेगा, उनके अंदर जो है रिस्पेक्ट की भावना आएगी, लोग बाग समूह में काम करने की आदत पड़ेगी लोगों को, उनके अंदर अनुशासन की भावना का विकास होगा। उनको जो है समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार हैं, उनके बारे में पता चलेगा और वो ये जो समस्याएं हैं इनके ऊपर जो है काम भी करेंगे। आगे है सच्ची देशभक्ति की भावना। शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना इसको विकसित किया जा सकता है। देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए देश के जो सुनहरा इतिहास है, सभ्यता है, उसकी शिक्षा दी जा सकती है। राष्ट्र की जो कमजोरियां हैं उनको दूर करके मजबूत करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। नागरिकों को देश के लिए तन मन धन से सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व की भावना को विकसित करना प्रजातांत्रिक समाज की मुख्य आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी देश अपने स्तर पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। उसको क्या, हर देश को दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार भारत लोकतांत्रिक देश सही अर्थ में तभी सिद्ध हो पाएगा जब लोगों के अंदर अनुशासन के गुण, सहनशीलता, देशभक्ति, विचार और सहयोग, भाषण और लेखन की समानता आएगी। इन विचारों का संचार केवल शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। आयोग का मानना था कि विद्यार्थियों के अंदर जो है इन गुणों का विकास किया जा सकता है। विद्यालय के अंदर इन गुणों का विकास बच्चों के अंदर किया जा सकता है। इससे क्या होगा, जो प्रजातंत्र है वो सफल होगा और मजबूत होगा। तो देखिए, हमारी पहली जो हेडिंग थी वो लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास थी और ये जो पॉइंट थे ये इसके अंदर ही थे। इसके अंदर यहाँ पर हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं। यदि लोकतंत्र में जो है सही नागरिकों का विकास होगा, मतलब लोकतांत्रिक नागरिकता का जो विकास होगा उससे लोगों की सोच जो है वो स्पष्ट होगी, लोगों को बोलने लिखने में स्पष्टता होगी, समाज के साथ लोग जो है वो एडजस्टमेंट सीखेंगे। तो ये लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास इसी के अंदर है, ये उनके अंदर देशभक्ति की भावना आएगी। तो ये लोकतंत्र से जुड़ी हुई चीजें ही हैं। इसके बाद देखिए, अगली जो हेडिंग है वो व्यक्तित्व का विकास है।
लोकतांत्रिक समाज की सफलता वहाँ के लोगों पर निर्भर करती है, वह चाहे पुरुष, स्त्री, अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक क्यों न हो। तो जो लोकतंत्र है वो सफल कब होगा, जब लोग सही होंगे, लोग अच्छे होंगे, लोगों को अच्छे बुरे इसका ज्ञान होगा, अपने कर्तव्यों का लोग निर्वाह करेंगे, सभी का समाज में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह तभी संभव हो सकता है जब उस समाज के नागरिक उत्तम व्यक्तित्व के स्वामी होंगे, क्योंकि उत्तम व्यक्तित्व वाले व्यक्ति शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष से मजबूत होते हैं। उनके अंदर विभिन्न प्रकार की रुचियां होती हैं, जिस कारण उनके विचारों में नवीनता आती है। इस कारण शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों में इन गुणों का विकास करना होता है। उन्हें कई प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन बात को ध्यान में रखते हुए बहुत से जो महाविद्यालय हैं और विद्यालय, इनमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवाई जाती है। इन्हें पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया गया है। आयोग का मानना था कि आरंभ में विद्यार्थी रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, जिस कारण उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनके अंदर विभिन्न प्रकार की रुचियों का विकास करना चाहिए। उन्हें स्वयं की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के पूरे पूरे मौके दिए जाने चाहिए। बच्चों को उनकी सभ्यता और उनके विकास के बारे में व्यापक जानकारी दी जानी चाहिए। ये सारे तत्व विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसी कारण आयोग ने शिक्षा को व्यक्तित्व के विकास का महत्वपूर्ण साधन माना है। तो देखिए, हमारी दूसरी हेडिंग थी व्यक्तित्व का विकास। तो मुदालियर आयोग ने ये कहा था कि शिक्षा ऐसी देनी है जिससे बच्चे के व्यक्तित्व का विकास हो सके। इसके बाद आगे है नेतृत्व के गुणों का विकास। लोकतांत्रिक समाज की सफलता योग्य नेताओं पर निर्भर करती है। लोकतांत्रिक सरकार विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर काम करती है, जिस कारण विभिन्न स्तरों पर योग्य नेताओं की आवश्यकता पड़ती है। अच्छे नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पक्ष से विकसित हो, तभी वह प्रगति कर सकता है। उपरोक्त सभी गुण शिक्षा के बिना प्राप्त नहीं किए जा सकते। विद्यालय में सभी प्रकार की गतिविधियों और पाठ्य सहायक क्रियाओं के द्वारा ऐसे गुण पैदा किए जा सकते हैं। तो देखिए, नेतृत्व के गुणों का बच्चों के अंदर विकास करना है, क्योंकि आज के बच्चे कल समाज में अपना योगदान देंगे। उनमें से कुछ जो है वैज्ञानिक बन सकते हैं, या कुछ राजनीति में आ सकते हैं, या समाज के अन्य काम कर सकते हैं। तो ये सारे जो पक्ष हैं, इन सभी का हमें विकास करना है, ताकि जो लोकतंत्र है, देखिए, वो भी विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब एक ही आदमी नहीं होता लोकतंत्र में, बहुत सारे जो नेता हैं वो मिलकर काम करते हैं। तो यदि शिक्षा अच्छी दी जाएगी तो कल को शिक्षित नेता बनेंगे और देश की जो डेवलपमेंट है उसमें अपना योगदान देंगे। इसके बाद आगे है व्यावसायिक कुशलता का विकास। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के एक उद्देश्य की ओर संकेत करते हुए कहा है, मतलब एक और उद्देश्य बताया है कि इस स्तर पर विद्यार्थी के अंदर कुछ व्यावसायिक कुशलताओं का विकास करना चाहिए। आयोग का मानना था कि कोई भी राष्ट्र आर्थिक विकास किए बिना विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए राज्य का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह ऐसी व्यवस्था और साधनों का प्रबंध करे जिसके द्वारा विद्यार्थियों को व्यावसायिक कार्यों के बारे में शिक्षा दी जा सके, जिससे वह अपने भविष्य का निर्वाह सही प्रकार से कर सके और साथ ही राष्ट्र के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सके। आयोग का कहना था कि देश को कामगारों, इंजीनियरों, शिक्षकों, प्रशासकों की ज़रूरत है। तो आयोग ने ये कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा देनी है जिससे व्यावसायिक कुशलता का भी विकास हो सके। देश के अंदर इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, सारे जो
ऑक्यूपेशन है, सारे जितने भी काम हैं वे यहीं के लोग कर सके और यहीं के बच्चों को हम लोग इनके लिए तैयार कर सके। शिक्षा में इस प्रकार के कोर्स को जल्दी ही शामिल किया जाना चाहिए। आयोग का कहना था कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी जो उसका इंटरेस्ट है, उसकी जो रुचि है, उसके हिसाब पर अपना व्यवसाय या काम अपनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वह इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकता हो। इसीलिए आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक कोर्सों को शामिल करने पर जोर दिया। माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें भी विविधता लाकर इस प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। माध्यमिक स्तर पर कृषि, हस्तकला, उत्पादन कार्य, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी शिक्षा आदि के द्वारा उनमें आत्मनिर्भरता आएगी और देश का विकास होगा। तो बच्चों के अंदर इससे आत्मनिर्भरता आएगी और देश का विकास होगा। यदि हम जो वोकेशनल एजुकेशन देंगे बच्चों को, इससे क्या होगा, इससे बच्चे अपने रुचि के हिसाब से कोर्स करेंगे और फिर आगे इसका फ़ायदा जो होगा वो देश को ही होगा। देश को कारीगर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रशासक ये सब मिलेंगे। फिर है इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम मुदालियर आयोग भी बोलते हैं, ने माध्यमिक शिक्षा के विस्तृत उद्देश्य निर्धारित किए। भारत में लोकतंत्र की स्थापना के पश्चात यह आवश्यक हो गया था कि लोगों के अंदर इसके बारे में व्यापक सोच बने, आपसी मेल मिलाप और भ्रातृत्व का विकास हो, जिससे प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत बने। आयोग ने व्यक्तित्व के विकास को मुख्य उद्देश्य बनाकर व्यापक योजना तैयार की। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो है अपने उद्देश्य निर्धारित किए। तो देखिए, जो मुदालियर आयोग थी उसने जो भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी वो 250 पेज की रिपोर्ट थी। तो देखिए, इतनी बड़ी रिपोर्ट थी, इसको हम लोग 1 या 2 वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के अंदर हमने माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य और लक्ष्यों की बात की है, जिसमें हमने लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व के गुणों का विकास, व्यावसायिक कुशलता, इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात की है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियाँ, मतलब उसने भारत सरकार को क्या रिकमेंडेशन दी थी, इसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।